Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Wednesday and date is 18 में कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को. अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारी PDF तुरंत मिल जाएंगी. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से. स्टॉक इंडाइसेस क्लॉक बिगेस्ट सिंगल डे गेन इन 3 months. तो बेसिकली क्या हुआ है, कल काफ़ी टाइम बाद मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला है. काफ़ी टाइम से मार्केट नेगेटिव चल रहा था और डेली आपके लोएस्ट लोज आते जा रहे थे, बट कल मार्केट ने काफ़ी अच्छा गेन दिखाया, ऑलमोस्ट 2% का. और इसी से रिलेटेड मैं आपको, जैसे आपका स्टॉक मार्केट होता है या फिर करेंसी मार्केट है, कोई भी आपके ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी होते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड अगर आपको अपडेट्स चाहिए होते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन मैंने कल ही डिस्कवर किया. मतलब मैंने बनाया नहीं, मतलब मैंने देखा है कल. तो गूगल फाइनेंस करके काफ़ी अच्छा एक इन्होंने वेबसाइट स्टार्ट की गूगल ने काफ़ी टाइम से. तो इसके अंदर आपको, जैसे यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे मार्केट्स आपको दिख जाएंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसके अंदर आपको एशिया के सारे मार्केट्स यहाँ पर दिख रहे हैं. ये निकी आपका जापान का है, एसएससी सिंगापुर का है, एचएसआई हांगकांग का है. मतलब इस तरीके से ये आपके इंटरनेशनल मार्केट्स हैं एशिया के. और ये आपके दो आपके इसके अंदर इंडिया के आ जाते हैं. तो आपको कल की परफॉर्मेंस सेंसेक्स की यहाँ पर पूरी देखने को मिल जाएगी. अभी मेरा नेट ऑन नहीं है इसके अंदर, तो फिर भी आप यहाँ पर ब्रीफ देख सकते हैं. आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा चार्ट दिख जाएगा. तो 2.5% यहाँ पर सेंसेक्स कल अप रहा, 2.63% निफ्टी का कल अप रहा. तो दोनों आपके मार्केट अच्छे परफॉर्म किए. और अगर आप ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो एशिया मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया. इस तरीके से आप यूएस, यूरोप, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सब इसके अंदर एक क्लिक से देख सकते हैं. तो इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है अर्निंग्स कैलेंडर. तो अभी आपका टाइम चल रहा है जिसके अंदर Q4 की आपकी अर्निंग्स कंपनी निकालती जा रही हैं और उससे स्टॉक पे उनके बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डेटा दिया हुआ है. आईटीसी और भारतीय एयरटेल का आज ही अर्निंग्स रिलीज होने वाली है, तो इनके स्टॉक पे आप मतलब बेट भी कर सकते हैं एक्चुअली. सॉरी, उसके बाद आपकी बहुत मतलब जो और कंपनीज है जो करने वाली हैं उनका सबका भी नीचे दिया हुआ है. और पेटीएम का कल क्या हुआ, एलआईसी का आईपीओ का डिस्काउंट पे इशू हुआ, वो सब चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ की फॉर्म में भी दी होती हैं. और नीचे जाएंगे तो और भी मतलब जो पॉपुलर इंडाइसेस हैं, पॉपुलर स्टॉक्स हैं, वो सब दिए होते हैं. और कोई भी आप सर्च तो कर सकते हैं. ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा टूल था, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बीच में बता दिया. आगे चलते हैं. सेंसेक्स ऊपर हमने देख लिया ऑलरेडी, 2.5% जंप हुआ है, 2.63% निफ्टी जंप हुआ है. अब इसके अलावा सिंगल डे गेन रहा है ये 3 months के अंदर सबसे बड़ा. शग ऑफ कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से जो अभी तक लग रहा था कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, तो उसको कंसर्न्स को इन्होंने शग ऑफ कर दिया, हटा दिया है. LIC शेयर्स लिस्ट एट 8.6% डिस्काउंट टू द इशू प्राइस. तो LIC का आपका इशू प्राइस था 950 रुपीज़ के आसपास, 949 रुपीज़ था टू बी एक्यूरेट. और उन जो उनका इशू प्राइस रहा है आईपीओ का, वो 8.6% डाउन था. यानी कि इससे कम, मतलब लॉस हुआ एक तरीके से आईपीओ में, अगर आप जल्दी से अभी पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो, या सेल कर देते हैं तो. आगे जाए तो फिर द BSE सेंसेक्स सर्जिंग, ये हमने देख लिया ऊपर. LIC दो शेयर्स लिस्टेड 8.6% डिस्काउंट. बेसिकली LIC का पॉइंट इसलिए लिखा है कि ये जो रैली वाला स्टांस है वो LIC पे नहीं चल पाया, इसलिए करके लिखा है. The pace of the market rebound on Tuesday may have opened up the possibility of further gains for now. तो एनालिस्ट का कहना ये है कि एक दिन की फ्लिंग नहीं है, ये आपका कंटिन्यू होने वाला मार्केट स्टांस है, और हो सकता है मार्केट और भी अच्छा परफॉर्म करे, रिबाउंड करे फ्यूचर के अंदर भी. तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर होगा. यहाँ पर ऊपर टॉप सेंसेक्स में किसने कंपनी ने गेन किया है, तो निफ्टी के अंदर सेक्टोरल परफॉर्मेंस, यानी कि जैसे निफ्टी मेन है, निफ्टी 50, उसके अंदर तो हर सेक्टर से कंपनीज हैं. पर निफ्टी के कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, जैसे आपका निफ्टी मेटल है, इसके अंदर मेटल बेस्ड ही कंपनीज आएंगी. और निफ्टी इंडिया डिफेंस, मतलब डिफेंस बेस्ड कंपनीज. इसके अंदर निफ्टी बैंक बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर 12 बैंक्स आते हैं, HDFC बैंक, ICICI, इस तरीके से. तो वो सब काफ़ी सेक्टोरल इंडाइसेस के पॉपुलर है. आगे चलते हैं. डील ऑन होल्ड टिल बॉट क्लेम प्रूव. तो अगर आपने ये कल नहीं देखा तो मतलब आप काफ़ी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, काफ़ी अच्छी बात है. तो कल बेसिकली इलॉन मस्क और जो पराग अग्रवाल है उनके बीच में ट्विटर पे फ्यूड हो गया था. ट्विटर ही वो अक्वायर करना चाहते हैं और ट्विटर पे ही वो फ्यूड कर रहे हैं, और ट्विटर के CEO से ही कर रहे हैं. मतलब काफ़ी बड़ी बात है. और अभी क्या हुआ था बेसिकली, इन्होंने जो इलॉन मस्क है, इन्होंने एलिगेशन लगाई है ट्विटर के ऊपर. ऐसे लीगल एलिगेशन नहीं है, बट एक पूछताछ करने वाली एलिगेशन है कि यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने अकाउंट्स हैं, तो एक बॉट नाम की चीज़ होती है. बॉट आपने सुना ही होगा. बॉट मतलब जैसे जो बेसिकली कंप्यूटर्स के थ्रू ही अकाउंट्स बना रखे हैं ट्विटर के ऊपर. जो लोग अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है, कुछ न्यूज़ स्प्रेड करवानी, कोई चीज़ ट्रेंडिंग करवानी है, तो ट्विटर का एल्गोरिथम उसको यूज़ कर लेता है. या फिर कुछ लोग जिन्होंने अपने बॉट्स बनवा रखे हैं वो लोग उसको यूज़ कर लेते हैं.
जो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आईटी सेल्स में बोला जाता है कि बहुत सारे बॉट्स वर्क करते हैं। खैर, तो यहाँ पर बेसिकली बॉट्स जो जिनका अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, वो बोला गया है, इलॉन मस्क ने पूछा है कि आप ही हमें प्रूफ कर दो कि 5% से कम है जो टोटल यूजर्स हैं उनके 5% से कम है बॉट्स ट्विटर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं आपको ये टेक ओवर कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं तो अभी के लिए कम से कम उन्होंने साइड रख दिया इस टेक ओवर को। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसकी इसी की वजह से पराग अग्रवाल ने कुछ ट्वीट्स करे थे जिनको इन्होंने रिप्लाई करते मतलब काफ़ी एक्चुअली बुरा रिप्लाई किए थे। तो अब वो देख सकते हैं, वो एक ऐसे फन टाइप की बात है सोशल मीडिया पे जो होता ही है, बट मतलब सीरियसली देखें तो यहाँ पर बॉट्स का कंसर्न काफ़ी इनका अच्छा है, बट मतलब ये माने ही जा रहा है कि ट्विटर के ऊपर एक्चुअली में नहीं है इतने बॉट्स जितना ये कंसिडर करके चल रहे हैं। He recently butted heads online with the Twitter chief, ये हमने देख लिया है, over the way the social media giant accounts for bots stalking speculation must may try to lower the price or even walk away। तो ये मैंने आपको बता दिया, मस्क अभी अभी के लिए तो मतलब साइड ही रख रहे हैं डील को और लोअर कर सकते हैं प्राइस को जो 44 बिलियन था, और इवन वॉक अवे भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं डील के लिए अगर ये कंसर्न आगे क्लैरिफाई नहीं होता है। ट्विटर शेयर फेल अनदर 3.2%, ट्विटर के और भी ज़्यादा शेयर 3.2% से गिर चुके हैं बाय द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग। NSE सीक्स टू सेटल 2021 ग्लिच केस। तो NSE के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, NSE के अंदर पिछले साल आपका टेक्निकल ग्लिच हुआ था। टेक्निकल ग्लिच के अंदर क्या हुआ था, ट्रेडिंग 4 घंटों के लिए कम से कम बंद हो गई थी। उसके अंदर आपका दोनों चीज़ें मतलब इक्विटी के अंदर भी डेरिवेटिव्स दोनों के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी February 24। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसकी वजह से NSE के ऊपर मतलब स्क्रूटिनी करी गई कि कैसा ये हुआ है, कोलोकेशन स्कैम को भी इससे कनेक्ट किया जा रहा था, वो सब चीज़ें हो रही थी। तो उससे रिलेटेड आपका NSE ने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी है। एक्चुअली क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, मैं आपको एक कंसेंट का मीनिंग बताता हूँ। कंसेंट का वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखे तो होता है कि एक तरीके से परमिशन लेना, बट कंसेंट का मीनिंग लीगल वे में या एक ऐसे कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये होता है कि आप कोई केस अगर किसी ने, सेबी ने या कोर्ट ने आपके ऊपर किया है, या फिर जैसे कोई भी म्यूनिसिपल बॉडी है कुछ भी ऐसा, उसने आपके ऊपर केस किया है, तो आप उनका जो एलिगेशन है उसको हाँ भी नहीं कर रहे, मना भी नहीं कर रहे, यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग द रॉन्ग डूइंग, मतलब आपने जो भी आपने एलिगेशन लगाया आपके ऊपर वो आप मना भी नहीं कर रहे कि नहीं हमने नहीं किया या हाँ हमने किया है, कुछ नहीं कह रहे, बट आप उससे सेटल करना चाहते हो उस केस को बाय पेइंग अ फीस, मतलब आप सिर्फ जो फीस उसको देनी है, आपको अपना काम करना है वो आपका करके आप सेटल करना चाहते हैं, इस केस को फटाफट खत्म करना चाहते हैं। तो ये कंसेंट की डिमांड होती है। अगर आप कंसेंट डिमांड कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप ये चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं एज अ एंटिटी जिसके ऊपर केस हुआ है, जिसके ऊपर केस हुआ है। तो अब यहाँ पर केस हुआ है NSE और NCL के ऊपर। NSE आपकी मेन कंपनी है, NCL आपका NSE की सब्सिडरी है, NSE क्लियरिंग लिमिटेड। तो ये आपका क्लियरिंग हाउस है जिसकी नाम से कंपनी उन्होंने सब्सिडरी के नाम से सेटअप कर रखी है। तो इन दोनों ने इनके ऊपर सेम ही चीज़ का एलोगेशन है, तो इनके ऊपर दोनों ने इन्होंने कंसेंट की डिमांड करी है। NSE हैज अप्रोच्ड इंडियाज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर रिक्वेस्टिंग इट टू सेटल अ प्रोब इनटू टेक्निकल ग्लिच लास्ट ईयर। तो ये मैंने देख लिया। अब दूसरा है NSE हैज फाइल्ड अ कंसेंट एप्लीकेशन, ये हमने देख लिया ऊपर कि कंसेंट क्या होता है, और ये NSE ने फाइल कर दिया सेबी के साथ, और NCL ने फाइल कर दिया है सिमिलर, हैज ऑल्सो फाइल्ड अ सिमिलर कंसेंट विद सेबी। NCL ने भी सेबी के साथ ही ये फाइल कर दिया। तो आई होप पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये बीच में जो मैं छोड़ रहा हूँ ये प्योर पॉलिटिक्स सेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है बिल्कुल भी, और पॉलिटिक्स की न्यूज़ है चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई काम नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत बेसिक न्यूज़ है, मतलब ये थोड़ी ऐसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा न्यूज़ लिखी हुई है, जो रिसेंट हैपनिंग्स होती हैं या ऐसा कुछ होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी हुई है न्यूज़। डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस वोंट राइज इन टैंडम विद क्रूड। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपका जैसे क्रूड ऑयल का प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रहा है, डोमेस्टिक फ्यूल का प्राइसेस, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, इनका प्राइसेस इतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा। टैंडम, टैंडम का मीनिंग होता है आपका, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि वो जो साइकिल होती है आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी जिसके अंदर दो लोग एक साथ बैठे होते हैं, एक के पीछे सीट होती है और वो वैसा, तो दोनों पेडलिंग कर रहे होते हैं वो सब। तो बेसिकली बैलेंस बना के चलना और एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट होना, ये टैंडम सिग्निफाई करता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से यहाँ पर इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं होगा, टैंडम क्रिएट नहीं होगा, ऐसा इस सेंस के अंदर बोला जा रहा है। डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस विल नॉट राइज इन टैंडम, इन्होंने बता दिया विद इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कंज्यूमर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो कंज्यूमर नीड टू बी प्रोटेक्टेड, इसका मतलब ये है कि जो आपका गवर्नमेंट इसके ऊपर आपके टैक्सेस इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह ले रहे थे उसको कम कर देंगे, क्योंकि बाहर से जो क्रूड ऑयल आ रहा था उसका तो उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका तो प्राइस बढ़ चुका है बाहर।
तो उसके ऊपर जो हम इम्पोर्ट ड्यूटी लेते थे वो गवर्नमेंट कम कर देगी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना आज के टाइम जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, वो ज़्यादा ज़रूरी है. An oil ministry official has said, defending a curb on free pricing. He backed reasonable profits for refiners but warned against profiteering from by them. तो मतलब ये नहीं चाहते, अब ये एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल की स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसके अंदर ये नहीं चाहते कि मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी अपनी तरफ से, तो इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी बहुत कम कर ही देगी, बट हो सकता है गवर्नमेंट जो आपके ऑयल के मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिफाइनर्स हैं उनको भी बोले कि जैसे इंडियन ऑयल है तो इंडियन ऑयल को बोले कि आप अपना मार्जिन थोड़ा कम कर लो फॉर द टाइम बीइंग, ताकि सेलिंग प्राइस थोड़ा कम हो जाए और इन्फ्लेशन कम से कम थोड़ा कंट्रोल में आ जाए इसके अंदर ऑयल के अंदर. तो ऐसा होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक अपना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ तक वो प्रॉफिट कम करने के लिए बोल सकते हैं. तो वहाँ पर इन्होंने बोला है द ही बैक्ड रीजनेबल प्रॉफिट फॉर रिफाइनर्स, मतलब ये जो ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि हाँ रीजनेबल प्रॉफिट हो जाए रिफाइनर्स को भी, ऐसा ही चाहते हैं, बट वार्नड अगेंस्ट प्रॉफिटेयरिंग बाय देम. बट उन्होंने वार्निंग दिया उनको प्रॉफिटेयरिंग से. प्रॉफिटेयरिंग का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ. प्रॉफिटेयरिंग का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा अनफेयर या एक्सेसिव प्रॉफिट अर्न करना, और एक तरीके से इलीगल मार्केट या ब्लैक मार्केट के अंदर. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अगर आप मतलब ब्लैक मार्केट का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है, बट यहाँ पे मैं इसी पॉइंट पर कुछ बताता हूँ. तो अगर जैसे ऑयल है, मतलब ऑयल का प्राइस इतना बढ़ चुका है ऑलरेडी कि यहाँ पर मतलब अगर ये और भी ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, जितना बाहर बढ़ रहा है उसके हिसाब से बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पर उसके बावजूद भी, या फिर जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम कर रही है, तो हो सकता है कि अपना मार्जिन उतना ही बढ़ाते जाए, क्योंकि बाहर तो कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ता. अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रही है गवर्नमेंट और ये अपना प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, तो प्राइस उतना ही रहेगा, उतनी स्टेबल रेट से बढ़ता रहेगा. गवर्नमेंट को बढ़ावट नहीं, मतलब जो प्राइस बढ़ रहा है वो नहीं चाहती है, बट ये लोग तो कर सकते हैं ताकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए. तो ये जो प्रैक्टिस है उसको प्रॉफिटेयरिंग बोल सकते हैं, कि एक्सेसिव प्रॉफिट, अनफेयर प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस अनफेयर है. तो ये गवर्नमेंट ने उनको मना किया, वार्निंग दी है कि ऐसा नहीं होने देंगे गवर्नमेंट. तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर. तो अभी न्यूज़ आ रही थी बीच में छोटी सी एक, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे जो मेन आपके आर्टिकल है. हाँ, तो गोल्डमैन सैक्स लाइकली टू इन्वेस्ट 2700 करोड़ इन फार्मेसी पेरेंट. तो यहाँ पर फार्मेसी की पेरेंट कंपनी है एपीआई होल्डिंग्स. तो इसके अंदर गोल्डमैन सैक्स 2700 करोड़ या फिर $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है. पहले क्या है कि मतलब इनका मेन पर्पस था, इनको डेट रीपेमेंट करनी है, अपनी जो एग्जिस्टिंग इनका डेट है उनको रीपे करेंगे, और ये मनी भी डेट की फॉर्म में ये रेस कर रहे हैं. हालांकि इसमें एक इक्विटी का इन्होंने ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है कि मतलब अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो इक्विटी के अंदर ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा. टू रिफाइनेंस द डेट द कंपनी हैड टेकन टू फंड इट्स एक्विजिशन ऑफ डायग्नोस्टिक्स चेन थायरोकेयर लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर उन्होंने थायरोकेयर को अक्वायर किया था, तो उसके लिए जो उन्होंने जो डेट रेज किया था उनका इनको रीपेमेंट करना है, और 14 to 15% का इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चलेगा. ऑल्सो हैव अग्रीड प्री अग्रीड इक्विटी अपसाइड और अ प्रीमियम टू द रेट. ये मैंने बता दिया आपको, प्री अग्रीड इक्विटी है मतलब अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो इक्विटी के अंदर पूरा आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा डेट से, और अब प्रीमियम मतलब पूरा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, कितना भी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. और अब प्रीमियम टू द रेट बेस्ड ऑन द पोटेंशियल इंक्रीज इन कंपनीज वैल्यूएशन. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कंपनी का डेट कम हो जाएगा और कंपनी का एक तरीके से मतलब मैच्योर डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उसकी वजह से जो भी वैल्यूएशन में चेंजेस आएंगे उसके ऊपर भी प्रीमियम कंपनी चार्ज करेगी. तो आगे देखिए तो एपीआई होल्डिंग्स जिसकी पेरेंट कंपनी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैंने आपको बता दिया है. बाकी यही है, और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फार्मेसी ने पहले प्लान किया था कि अपने इस पूरे डेट के रीपेमेंट के लिए अपना आईपीओ लेके आएंगे, और उसके अंदर आईपीओ के साथ साथ थोड़े पैसे रेस करेंगे डेट की फॉर्म में, और आईपीओ वो अपना अभी होल्ड करके रख रहे हैं. अभी वो इस गोल्डमैन सैक्स के थ्रू या मतलब ऐसे कॉर्पोरेट्स के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं कि मार्केट कंडीशंस अभी वीक है. एलआईसी जैसी कंपनी का आईपीओ भी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है, तो ऐसा ही नहीं चाहते हैं, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा डिसीजन है. आज के टाइम पर नहीं इनको इतना रिस्क लेना चाहिए कि अपना आईपीओ इस टाइम पर लेके आए जब एलआईसी का आईपीओ फेल हो चुका है ऑलरेडी. सो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर मतलब सॉरी ये न्यूज़ कवर अभी कवर हो चुकी है. आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर. 2-3 और न्यूज़ बची हैं फिर हो जाएगा कवर. आरबीआई जीओवी मतलब है आपका गवर्नर, आरबीआई गवर्नर आपके शक्तिकांता दास. यही आपकी मतलब उनकी फोटो भी है. वॉन्ट्स पीएसबी चीफ्स टू ट्रैक जियोपॉलिटिकल एंड अदर रिस्क. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तरीके से मतलब आरबीआई क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक है. तो आरबीआई मतलब पूरा बैंक्स वगैरह सबको, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है.
तो इसके साथ साथ आरबीआई आपकी काफ़ी सारी उनको रिकमेंडेशन सजेशन ये सब भी देता रहता है फॉर द टाइम टू टाइम, क्योंकि क्या होता है कि मतलब बैंक्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, बैंक्स को अज्यूम करके नहीं चलता आरबीआई की इतने अवेयर है, तो आरबीआई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको देता रहता है। तो इसीलिए आपका आरबीआई ने कोविड पैंडेमिक के बाद जब पहला इंटरेक्शन हुआ था तो उसके अंदर आरबीआई ने बोला था banks must also invest in cyber security and mitigating risks related to technology due to higher use of internet and mobile based applications to do financial transactions। तो ऐसी चीज़ें बेसिकली आरबीआई इस पूरे आर्टिकल के अंदर या न्यूज़ के अंदर बोल रहा है कि आपको अपनी सिक्योरिटी और आपकी साइबर सिक्योरिटी और मिटिगेशन रिस्क अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, तो इनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब सभी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी ऐप्स के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जा चुकी हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अपना और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जियोपॉलिटिकली और अदर रिस्क जो भी आपके नए इमर्ज हो रहे हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब इस पूरे इसके अंदर लिखा है, और मेन इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी वाली बात ही है, तो इसलिए मैंने बार बार हाईलाइट यहाँ पर नहीं किया है। दूसरी छोटी सी बात है, आरबीआई अभी खुद भी मतलब एक चैलेंज फेस कर रहा है जो 2 फेज चैलेंज है, जिसके अंदर क्या लिखा है, स्टबर्नली हाई इन्फ्लेशन, मतलब इतनी हाई इन्फ्लेशन चल रही है। दूसरी बात, वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, मार्केट भी डाउन चल रहा है और आपका इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रही है। दोनों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप एक भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहेंगे तो दूसरी चीज़ और नेगेटिवली अफेक्ट होगी। ऐसी ये दोनों चीज़ अपने आप में कनेक्टेड है। इन द बैकड्रॉप ऑफ अ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के जो आपके रीजंस हैं वो काफ़ी अलग है। वोलेटाइल मार्केट चल रहा है क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के अंदर, और सप्लाई मतलब चल रहा था काफ़ी टाइम से और अभी भी चल ही रहा है ऑलमोस्ट। तो और ये हो गया सप्लाई चेन का बेसिकली मेन रीज़न था, सप्लाई जो सॉरी जो आपकी इन्फ्लेशन का मेन रीज़न था कि सप्लाई चेन में आपके डिसरप्शन आ गए थे, सप्लाई चेन थोड़ी इफेक्ट हो गई थी, डिमांड उस हिसाब से नहीं इफेक्ट हो पाई उस टाइम पर। आगे देखें तो बैंक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स पोस्ट द आरबीआई हाइक। तो आरबीआई हाइक के बाद आपका देख सकते हैं कि बैंक्स मतलब आरबीआई की बात मान ही रहे हैं, एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि आरबीआई ने भी अपना जैसे रेट बढ़ाया था तो उसके बाद बैंक्स भी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। और जैसे अपने एसबीआई का कल ही देखा था कि 10 बीपीएस से बढ़ा था, और 10 बीपीएस से ही थोड़े दिनों पहले भी बढ़ा था। तो टोटल मिला के यहाँ पे लिखा भी यही है कि एसबीआई ने 20 बीपीएस से अपना एमसीएलआर बढ़ा दिया है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, ऐसा कुछ था, कल मुझे याद नहीं अभी। तो 20 बेसिस पॉइंट्स आपका ये ऑलरेडी बढ़ा चुका है इस फिजिकल मतलब फिजिकल ईयर, यानी कि जो आपका अप्रैल टू मार्च का क्वार्टर मतलब ईयर का टाइम पीरियड होता है। आगे देखिए तो द रूपी हिट्स अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लो ऑफ 77.8 पर डॉलर। तो ये काफ़ी मतलब खराब न्यूज़ है कि 77.8 का और भी लोएस्ट मार्क टच कर चुका है। रेगुलरली आपका आरबीआई इंटरवीन करता रह रहा है, 1 बिलियन कभी 2 बिलियन इतने सेल करता रह रहा है, बट उसके बावजूद भी आपका रुपी और नए रिकॉर्ड लोज हिट करता ही जा रहा है। तो काफ़ी कंसर्न की बात है। द रुपी स्लिप्ड टू अ न्यू लो अगेंस्ट द डॉलर, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ट्यूसडे एज राइजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सेलरेटेड, इन्वेस्टर कंसर्न ऑन इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब वही मेन रीजन यही है कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा और भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से सब इसके अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी आ नहीं रहे नए इन्वेस्टर्स, और एफपीआई भी आपका टोटल सेलिंग प्रेशर ही कंडक्ट करे जा रहा है। द आरबीआई लाइकली इंटरवीन इन द स्पॉट, आरबीआई ने इंटरवीन किया ही होगा, ऐसा कोई वो नहीं आया अल्टीमेटम उनकी तरफ से, बट या इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से, बट यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जा रहा है न्यूज़ के अंदर। और इन्होंने स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट के अंदर इंटरवेंट किया ही होगा, बट उसके बावजूद भी क्या है कि इतना लॉसेस रिकवर नहीं हो पाए। बट हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा ही लॉसेस हो रहे थे कल, अर्ली लॉसेस मतलब जो शुरू में मार्केट खुलते ही लॉसेस होने लगे थे, वो थोड़े आपके रिकवर हो चुके हैं, हेल्पिंग द लोकल यूनिट इरेज अर्ली लॉसेस तो इरेज हो चुके हैं। टर्च्ड ऑल टाइम लो ऑफ 77.8 पर डॉलर, ऑल टाइम लो चला गया 77.8 पर डॉलर का। बट उसके बाद आपका जब क्लोजिंग रहा मार्केट का तो थोड़ा सा ऊपर चला गया था, 77.57 पर चला गया। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि 77.57 ज़्यादा कैसे है 77.8 से, और एक्चुअली मार्केट कैसे मतलब वर्क करता है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और दैट इज इट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक मैंने आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक काफ़ी मल्टीपल टाइम्स भेजा हुआ है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मतलब वापस में सेंड कर दूंगा, या फिर इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। सो दैट इज इट। एंड गूगल फाइनेंस वाले पेज को जरूर एक बार चेक कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।